स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जून 2024। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। यह सभी करंट अफेयर्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है, विश्व प्रावसन रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा देश 100 बिलियन से अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। भारत जो है 100 बिलियन से अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो प्रेषण प्राप्त करना क्या होता है? जब भारत के लोग प्रवासी बनकर कहीं बाहर रहते हैं और वहाँ से जब पैसा अपने घर को, फैमिली को या रिश्तेदार को भेजते हैं तब वह धन जो है प्रेषण कहलाता है। तो यह इस मामले में भारत अभी दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। इससे संबंधित हम लोग कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन जो IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन होता है, वह इस विश्व प्रवासन रिपोर्ट को जारी करता है और 2024 में वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 5 देश हैं, जिसमें सबसे पहला देश है भारत, दूसरा मैक्सिको, तीसरा चीन, चौथा फिलीपींस और 5वां देश है फ्रांस। भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की भी संख्या बहुत अधिक बढ़ी है और मैक्सिको पहले तीसरे नंबर पर था, अब वह दूसरे नंबर पे अपना स्थान हासिल कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी ने कहा है कि भारत को 2022 में 111 अरब डॉलर से अधिक धन का प्रेषण हुआ है, जो दुनिया भर में सबसे अधिक है और भारत 100 अरब के एक आंकड़े को पार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहे सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली PFMS का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो PFMS का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इससे संबंधित हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली, जिसको PFMS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यह एक क्या है? वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसे भारत की जो लेखा महानियंत्रक है और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार, यह चारों मिलके इसको विकसित और कार्यान्वित करते हैं। 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को यह पूरा करता है। पहला है भुगतान और राजकोष नियंत्रण। भुगतान और राजकोष नियंत्रण को बहुत अच्छे से मॉनिटर करता है और जो प्राप्तियों की लेखा जोखा होती है, जैसे कर और गैर कर जो दोनों में आते हैं, दोनों इसमें आते हैं, उनको भी यह मॉनिटर करता है। खातों का संकलन और वित्तीय रिपोर्ट को तैयार करता है। राज्यों की वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के साथ ही यह एकीकरण करता है। अगला प्रश्न है, जोशीमठ वह स्थान है जहां 8वीं शताब्दी में किन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो अब हम लोग इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं कि ज्योतिर्मठ अभी क्यों चर्चा में है। जोशीमठ जो है उत्तराखंड में है और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहाँ की सरकार ने जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया है और कुसिया कुटोली तहसील जो है उसका भी नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम कर दिया है। तो परगना श्री कैंची धाम इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ बाबा नीम करोली महाराज जी का आश्रम था और जोशीमठ में 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने वहाँ अपना ज्ञान प्राप्त किया था। और जोशीमठ बद्री धाम का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। अब बद्री धाम कहाँ स्थित है? तो बद्री धाम चमोली जिले में स्थित है और यह भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र बद्री नारायण मंदिर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कालाजार के लिए WHO की रूपरेखा तैयार की, यह किस प्रजाति से फैलता है? तो यह कालाजार जो है मादा बालू मक्खी से फैलता है। अब इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। तो यह
अभी क्यों हाल ही में चर्चा में? या इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत में 2007 से लेकर 2022 के बीच जो कालाजार के मरीजों की संख्या है लगभग 98.7% घटकर नीचे आ गई है। यानी लगभग अगर यहाँ पर एक अनुमान दिया गया है कि 44,533 मरीज थे, जिसमें से घटकर 834 मरीज हो गए हैं 2007 से लेकर 22 के बीच में। यह कालाजार विसरेल लीशमैनियासिस और ब्लैक फीवर या इसको डमडम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। WHO के अनुसार कालाजार दुनिया में दूसरा सबसे घातक परजीवी रोग है और नवंबर 2022 तक वैश्विक मामलों में जो लगभग 90% जो मामला आया है केवल 8 देशों से आया है और ये 8 देश हैं ब्राज़ील, इरिट्रिया, इथियोपिया, भारत, केन्या, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान। इन देशों से आया है और भारत का जो है विश्व के कुल मामलों में भारत का योगदान 11.5% है और भारत में कालाजार के 90% मामले जो हैं बिहार, झारखंड से आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भी आते थे, लेकिन उन्होंने अपने ब्लॉक स्तर से भी उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा विंसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो विंसर वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तराखंड में स्थित है। अब हम लोग इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं। विंसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में जो जैव विविधताएं हैं उसको देखकर किया गया। इस अभयारण्य में ओक, देवदार के बहुत से घने घने पेड़ हैं और यहाँ पर पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से यूरेशियन जय, कोकलास तीतर, मोनाल तीतर और हिमालयन कठफोड़वा जैसी अन्य प्रजातियाँ भी इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक विशिष्ट मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य रखा है जो वर्तमान में कितना प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4%। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति का दर 4% निर्धारित किया। इससे संबंधित हम लोग फैक्ट देख लेते हैं कि RBI की मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण एक मौद्रिक नीति ढांचा है जिससे अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति को हम लोग समझ गए। अब है RBI ने मुद्रास्फीति का जो है प्रत्येक वर्ष जो है उसका लक्ष्य रखता है कि यह कितना जाएगा। तो इस बार का जो लक्ष्य है वह 4% है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के ऊर्जा डैशबोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार भारत की कोयला आधारित ताप विद्युत क्षमता वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर कितना मेगावाट हो गई है? तो वित्त वर्ष 2024 में यह बढ़कर 218 गीगावाट हो गई है। अब इससे संबंधित हम लोग फैक्ट देख लेते हैं कि 2020 में यह कोयला आधारित विद्युत ताप विद्युत क्षमता थी। 2020 में यह 205 गीगावाट थी, जो 2024 में 218 गीगावाट हो गई और इसमें 6% की वृद्धि हुई है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के वास्तविक GDP का पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो वास्तविक GDP का पूर्वानुमान जो है उसको बढ़ाकर 7.20% कर दिया गया है। अब इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं हम लोग देख लेते हैं। तो GDP यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को मापने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण होता है और 2024-25 के लिए जो वास्तविक GDP वृद्धि प्रतिशत है वह 7.2% रहने का अनुमान है। प्रत्येक तिमाही के हिसाब से बांटा गया है, जिसमें पहली तिमाही में 7.3, दूसरी में 7.2, तीसरी में 7.3 और चौथी में 7.2% रहने का अनुमान
दिखाया गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो हाल ही में भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता पपुआ न्यू गिनी को भेजी है। अब इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। तो पपुआ न्यू गिनी जो है, यह देख लीजिए मैप पर, पपुआ न्यू गिनी यहाँ देखिए इंडोनेशिया है, यहाँ इंडोनेशिया है, इसके पूर्व साइड में यहाँ पर स्थित है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। यह एक आइलैंड है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 60 लाख के आसपास है और यहाँ के लोग लगभग 18% लोग ही शहरी भागों में रहते हैं और यहाँ अंग्रेजी, टोक, पिसिन मुख्य रूप से भाषा यहाँ पर बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे लगभग 800 से अधिक ऐसी भाषाएं हैं जो इस क्षेत्र में बोली जाती हैं। अब हम लोग कुछ और इससे जुड़े फैक्ट को देख लेते हैं। भारत ने पपुआ न्यू गिनी को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता घोषणा की। तो यह राहत सहायता क्यों दी गई? तो पपुआ न्यू गिनी में अभी हाल में ही भूस्खलन हुआ। भूस्खलन में लगभग हजारों घर दब गए, जिसमें से 2000 से अधिक लोग अभी भी वहां पर दबे होने की आशंका है। तो भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तहत भारत जो है करीबी मित्र और साझेदार के रूप में पपुआ न्यू गिनी को सहायता प्रदान किया, जिससे वहां राहत, पुनर्वास और उनके घरों का पुनर्निर्माण हो सके, जिसके लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वहां तत्काल राहत सहायता दी गई। तो आज हम लोगों का करंट अफेयर्स का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।